हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 132। खाना तैयार है और हर कोई खाने के लिए मेज पर जाता है। गोलू सबसे पहले आगे बढ़ा और उसने उसे खा लिया और यह भी नहीं बताया कि वह कितना स्वादिष्ट था। सबसे बड़ी चाची थोड़ी परेशान हुई और बोली, छोटी बिल्ली, तुम केवल ये कुछ ही व्यंजन क्यों खाती हो? कुछ और चीजें भी खाओ। म्याऊं, ये तो मल खोदने वालों ने बनाए हैं, बाकी नहीं, इनका स्वाद अच्छा नहीं है। गोलू ने पलकें झपकाईं और फिर बड़ी चाची को ईमानदारी से जवाब दिया। चाची, धन्यवाद, मुझे चोट लगी है। क्या तुम अब भी बता सकते हो कि कौन सा अर्जुन ने बनाया था? दूसरी चाची थोड़ी उत्सुक थीं। जरूर, गोलू ने सिर हिलाया, फिर अपना कांटा आगे बढ़ाया, सामने रखे कुछ व्यंजनों की ओर इशारा किया और दूसरी चाची के लिए ऑर्डर किया। ये और ये, बहुत बढ़िया, ये बिल्ली। दूसरी चाची आश्चर्यचकित थी। अर्जुन द्वारा पाली गई बिल्ली उनके लिए एक आंख खोलने वाली चीज थी। न केवल वह देख सकती थी कि अर्जुन ने क्या बनाया है, बल्कि वह लोगों के साथ सामान्य रूप से बातचीत भी कर सकती थी। इस बिल्ली में अभी भी गुस्सैल स्वभाव है, इसलिए इसे छूने मत देना, याना चावला ने असंतुष्ट होकर कहा। वह कई बार बिल्ली को सहलाना चाहती थी, लेकिन गोलू की सासों के कारण वह डरकर ऐसा नहीं कर पा रही थी। ये बिल्ली सचमुच भयंकर है। गोलू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मीठे और खट्टे सुअर की पसलियों का एक टुकड़ा खा लिया। अर्जुन ने निशा मेहरा के लिए और फिर अपने बगल में बैठी रिया वर्मा के लिए खाना उठाया। पीहू वर्मा ने कटोरा आगे बढ़ाया और अर्जुन की ओर मुंह बनाकर संकेत दिया कि वह भी कटोरा चाहती है। अर्जुन समझ गया और उसने उसके कटोरे में चिकन बट का एक टुकड़ा डाल दिया। विश्वास करो या नहीं, मैंने कटोरा तुम्हारे चेहरे पर रख दिया। पीहू वर्मा ने गुस्से से आंखें घुमाईं। वह सचमुच इस छोटे भाई से बिना किसी कारण के प्यार करती थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन शांत दिखे, बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसके अलावा आपके 2 गानों के कॉपीराइट मेरे पास हैं। अगर मैं उन्हें वापस ले लूंगा तो आप प्रतियोगिता हार जाएंगे। ये सुनकर पीहू वर्मा चुप हो गई। वैसे भी, यदि मैं आज भरपेट खाना खा सकता हूं, तो वापस जाते समय मुझे कैफेटेरिया में ही खाना पड़ेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अधिक खा लूं। संयोग से अर्जुन की पाककला भी 3 मिशेलिन स्टार के बराबर है। घर पर पीहू वर्मा ज्यादातर अर्जुन को ही खाना बनाने देती हैं। जुबान, आओ, कुछ पी लो। जुबिन चावला ने शराब का गिलास उठाया, मेज पर रखे कांच के टर्नटेबल को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा के लिए बूढ़े हो जाएं और जल्द ही एक प्यारा बेटा पैदा करें। निशा मेहरा के पास अभी भी नौकरी है, उसे बार की जगह संतरे का जूस पीने दो और मैं तुम्हारे साथ पी लूंगा। अर्जुन ने शराब का गिलास उठाया, मेज को छुआ और उसे आसानी से पी गया। मैं अपने चाचा के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बच्चों तथा नाती पोतों से भरपूर जीवन की भी कामना करता हूँ। निशा मेहरा मुस्कुराए और संतरे का जूस पी लिया। हा। जुबिन चावला भी बहुत खुश थे। कम से कम बच्चे तो होनहार थे और उनके जैसे बड़ों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चलो, एक और ड्रिंक लो, तुम सिर्फ सब्जियां नहीं खा सकते। जुओबो ने भी आज रात अर्जुन को नशे में धुत करने की योजना बनानी शुरू कर दी। दोनों भाइयों को इसकी भनक लग गई और अंजलि वर्मा ने उन्हें विशेष रूप से फोन करके बताया कि दोनों बच्चे अब तक चुप थे और दोनों चाचाओं से कहा कि वे आज रात अवसर का लाभ उठाएं और उन्हें कम या ज्यादा नशे में धुत कर दें। निशा मेहरा भी पीती हैं, हम औरतें सब पीती हैं। सबसे बड़ी चाची मुस्कुराई और बोली, दादाजी थोड़ी औषधीय शराब पी सकते हैं। एक बार में इतनी शराब मत पीना, बस थोड़ा थोड़ा करके पीना। क्या? निशा मेहरा थोड़ी हक्की बक्की थी। वो आज अर्जुन को सरप्राइज देने आई थी और फिर रात को होटल में काम में व्यस्त रहेगी, इसलिए उसे आज रात भी देर तक जागना पड़ेगा। लेकिन आतिथ्य मिलना मुश्किल था, इसलिए निशा मेहरा ने फिर भी थोड़ी शराब पी ली।
आखिरकार जब अर्जुन उसके घर पर था तो उसने उसके चाचा चाची के साथ खूब शराब पी थी। तुम दोनों शादी के लिए समय निकाल सकते हो। जब हम तुम्हारे जैसे थे तब तुम्हारी माँ जमीन पर थीं। दादाजी ने अर्जुन से कहा, फिर जतिन चावला और बाकियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अब समय आ गया है कि तुम कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो और वापस आ जाओ। दिन भर काम में मत उलझो। तुम इतना पैसा कैसे कमा सकते हो? चलो पहले एक परिवार बना लेते हैं। इसके अलावा इससे मैं अपने परपोते से मिले बिना पश्चिम जाने से बच जाऊंगा। दादाजी, बकवास बंद करो। जतिन चावला मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे जैसे वकील होने के नाते मुझे डर है कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। भाई हुआ और अकुन को ज्यादा सिरदर्द है। दोनों प्रोग्राम हैं। समय आने पर गंजे होने पर गर्लफ्रेंड ढूंढ लेंगे। गर्लफ्रेंड नहीं, माफ करना, मुझे ये पहले ही मिल चुका है, लेकिन मैंने यह नहीं बताया। ध्रुव चावला जुओ परिवार की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े पोते हैं। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, आपको पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। मिल गया, वापस क्यों नहीं लाए? दादाजी ने पूछा। वह काम पर गई है और मैं इसे आपके पास वापस ले आऊंगा ताकि आप बाद में देख सकें। ध्रुव चावला मुस्कुराया। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बातें मत कहो। मुझे अभी फ़ोन करो, हम सब उसका इंतज़ार कर सकते हैं। दादाजी ने सीधे चेहरे से कहा। उसने इतनी सारी चीज़ों का अनुभव किया है, वह कैसे नहीं जान सकता कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। एक नज़र में समझिए, वह सचमुच ओवरटाइम काम कर रही थी, वरना मैं उसे वापस ले आता। ध्रुव चावला ने असहाय होकर बताया, इसके अलावा वह जिस आदर्श की प्रशंसक हैं वह है एशुवान। उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था कि मैं उनके लिए कुछ हस्ताक्षरित तस्वीरें लेकर आऊं। अगर वह आ सकती तो बहुत पहले ही यहाँ आ जाती। चचेरा भाई क्या करता है? अर्जुन ने पूछा। अगर आप भी प्रोग्रामर हैं तो आप दोनों एक साथ आ जाओ, मेरी तरफ बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ऐसा न करें। कुणाल चावला जल्दी से रुके और बोले, हम दोनों का अंदर जाना ही काफ़ी है। गर्लफ्रेंड की शादी बाद में होगी, कोई जल्दी नहीं है। कुणाल चावला को डर था कि उसका बड़ा भाई मूर्ख होगा और जब उनका ब्रेकअप होगा तो दूसरे लोग उसे धोखा देंगे। इसके अलावा दरवाजे से गुजरना जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, ये चरित्र या किसी और चीज़ पर निर्भर करता है। बिना किसी कारण के अर्जुन को परेशानी में डालना, क्या इससे परेशानी और नहीं बढ़ेगी? ध्रुव चावला मुस्कुराए और बोले, तो फिर इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप स्वयं निर्णय लें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाल ही में मेरे पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जब तुम इसमें शामिल हो जाओ तो जितनी जल्दी हो सके उनसे परिचित हो जाओ और फिर उन्हें विकसित करने में मेरी मदद करो। अगर तुम कुछ नए आविष्कार कर सको तो और भी अच्छा होगा। भविष्य में मेरे पास तुम्हें शीर्ष पर पहुंचाने का एक कारण होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंपनी अभी भी अपने ग्रेड के लिए बोलती है, गुटों के साथ सौदा मत करो, अन्यथा मैं आप सभी को हटा दूंगा। चिंता मत करो, अगर आप सचमुच बड़े भाई को गुटबाजी में शामिल होने देंगे तो वह खेल नहीं पाएगा, वह तो बस एक उबाऊ बोतल है। कुणाल चावला ने मजाक किया। ध्रुव चावला ने आंखें घुमाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। चचेरे भाई जुबान, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? मैं जाकर खाऊंगी और मरने का इंतजार करूंगी। याना चावला ने कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? ईमानदारी से हुआचेंग में रहो। सबसे बड़ी चाची ने ठंडे स्वर में कहा, अभी भी घर पर किराया बाकी है, भागने के बारे में मत सोचो। ओह, मैं बस वहां जाकर देखना चाहता हूं। आप किराया वसूलने जैसे काम खुद ही कर सकते हैं। याना चावला ने प्यार से कहा, और ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। जब छुट्टियों का समय होगा तो मैं कभी भी हवाई जहाज से वापस आ सकती हूं। बस 2 घंटे की दूरी है और ज्यादा दूर भी नहीं है। मेरी चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो आओ। अर्जुन ने कहा, और हाँ, अंकल लू की लॉ फर्म भी मेरी बिल्डिंग में है। कजिन जी वहां जाकर काम कर सकते हैं और अंकल को प्रोक्यूरेटोरेट में धीरे धीरे अपना काम करने दे सकते हैं। सिस्टम गड़बड़ है। हाँ, मेरा भी यही मतलब है। जतिन चावला ने थोड़ा सिर हिलाया। जुबिन चावला असहाय दिख रहे थे और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे।
दादाजी के घर पर खाना खाने और 10 बजे तक दादा दादी के साथ बातें करने के बाद अर्जुन भी सोने जा रहा था। अर्जुन बाहर किसी होटल में रहने नहीं गया, क्योंकि बचपन में वह अक्सर यहाँ आता था और यहाँ उसके लिए पहले से ही एक कमरा मौजूद था। तुम्हारे शरीर से भारी गंध क्यों नहीं आती? रात को निशा मेहरा अर्जुन की बाहों में आकर उत्सुकता से पूछने लगी। अर्जुन ने आज रात बहुत पी ली, नहाने के बाद शराब की गंध क्यों गायब हो गई? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सुंदर है, इसलिए वह शराब को स्वतः ही त्याग देता है। अर्जुन ने निशा मेहरा को अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराते हुए कहा। अंधेरे में निशा मेहरा ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन यह निर्विवाद है कि अर्जुन वास्तव में सुंदर और सक्षम है। आपने कहा था कि हमारे लिए शादी करना कब बेहतर होगा? निशा मेहरा ने पूछा। उसने आज रात अपनी दादी को कान में चिल्लाते हुए सुना और वास्तव में उसके दिल में यही इरादा था। इससे भी अधिक, दोनों के बीच अच्छी बनती है तथा दोनों पक्षों के माता पिता और बुजुर्ग पहले ही मिल चुके हैं, इसलिए वे वास्तव में विवाह संबंधी प्रमुख मामलों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। केवल निशा मेहरा अभी भी अर्जुन की राय सुनना चाहती थी। वह अर्जुन के साथ सब कुछ साझा करने की आदी थी। मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही अर्जुन को इस बारे में पता चला, उसने निशा मेहरा को अपनी बाहों में भर लिया। अंधेरी रात में वह निशा मेहरा का खूबसूरत चेहरा साफ देख सकता था। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता थी, मानो ऐसी किसी चीज का सामना करते समय वह थोड़ी अनिश्चित भी हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, दरअसल हम कभी भी शादी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो हम तुरंत नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर प्रमाण पत्र ले लेंगे। ठीक है, निशा मेहरा ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। आखिरकार वह तब तक एक गृहिणी का जीवन जी रही होगी। और बच्चे पैदा करने के बारे में? अर्जुन ने देखा कि निशा मेहरा की आंखों से घबराहट गायब नहीं हुई थी और पूछा, क्या आप शादी के बाद अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं? हाँ, निशा मेहरा ने आह भरी। मैं इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती और मेरे अभी भी कई सपने हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सपना थोड़ा भटका हुआ है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी। बेशक, मुझे पता है कि हमारी जिंदगी की राह नहीं भटकेगी, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि तुम अभी से ज़्यादा व्यस्त होगे और हम साथ में कम समय बिता पाएंगे। ये निशा मेहरा की चिंता है। हालांकि अभी भी उनके पास एक साथ रहने से थकने का समय है, लेकिन भविष्य में अर्जुन और अधिक व्यस्त हो जाएंगे। ये कहना मूलतः वास्तविक है कि यह व्यस्त नहीं है। निशा मेहरा कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसने कई चीज़ों का अनुभव किया है और वह कल्पना कर सकती है कि भविष्य में अर्जुन का जीवन कैसा होगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, भले ही मैं भविष्य में व्यस्त रहूं, मैं हर समय तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा तुम इतनी सुंदर हो, मुझे डर है कि कुछ बुरी योजना वाले लोग तुम पर हमला करेंगे। वैसे भी अगर भविष्य में मुझे इस तरह का कोई व्यक्ति मिला तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ तोड़ दूंगा। सच्चाई बयां करो। निशा मेहरा ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, बात मत बीच में रोको और विषय से भटकने की कोशिश मत करो। तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्क की उपस्थिति निश्चित रूप से इस स्तर पर वर्तमान जीवन स्थिति को बदल देगी और यह भविष्य में धीरे धीरे वास्तविक बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश करेगी, है ना? इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश निश्चित रूप से मुझे घूरेंगे और यहाँ तक कि मेरी तकनीक चुराना चाहेंगे। ये बात कहते हुए अर्जुन हंसे और बोले, लेकिन वे इसे बिल्कुल नहीं चुरा सकते। 8वां सप्ताह असली मस्तिष्क है और यह केवल मेरे आदेशों को सुनता है। पूरी एल्क बिल्डिंग लोहे के बैरल की तरह वायुरोधी है। वे मेरे पास आकर मुझसे प्रौद्योगिकी चुराना चाहते हैं, ये बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले मैंने कई लोगों को कानून के खिलाफ साजिश रचते हुए पकड़ा। वे बस चुपके से अंदर घुस आए थे और जो सामान वे ले जा रहे थे उसे जोबा ने पहले ही बाहर निकाल लिया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में मॉनिटर लगे हैं, जिनका पता सामान्य उपकरणों से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शुक्रवार के स्कैन के बाद ये चीजें मूलतः अदृश्य हो गई हैं। ये सुनकर निशा मेहरा घबरा गईं। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि इस दौरान एल्क मैंशन में इतनी सारी चीजें घटित हुई थीं। हालांकि वह इस कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन कुछ हद तक अर्जुन ही इस कंपनी के असली मालिक हैं।
वास्तविक बुद्धिमान मस्तिष्क जो केवल अर्जुन के आदेश सुनता है। निशा मेहरा ने पूछा, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और जब मैं अंत तक पहुंचती हूं तो मेरा दिमाग विद्रोह करने लगता है। इस तरह की चीजें, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, चिंता मत करो। अर्जुन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह वास्तव में ऐसा करना चाहता है तो इसका एकमात्र उपाय मुझे मारना है, लेकिन मेरे मरने के बाद इसे भी मरना होगा, इसलिए ये केवल मेरे आदेशों का पालन करेगा। लेकिन अर्जुन ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता कि इस प्रणाली को किसने बनाया और यह उस पर कैसे आई। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अर्जुन को अभी भी समझना होगा। ये सोचते हुए अर्जुन को बिल्ली गोलू का ख्याल आया। चूंकि उसके पास एक व्यवस्था है, इसलिए गोलू का व्यवहार उसकी नज़र में और भी ज्यादा मानवीय होता जा रहा है। शायद व्यवस्थागत मामले का गोलू से कुछ लेना देना है। ये सुनकर कि अर्जुन भी खतरे में है, निशा मेहरा घबराई हुई दिख रही थी और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तुम अचानक इतना डर क्यों गए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप शॉपिंग मॉल में एक अभिजात वर्ग की महिला हुआ करती थीं, सर्वशक्तिमान सबसे अमीर महिला थीं, अब भी आप इन असंभव चीज़ों के बारे में चिंतित क्यों हैं? ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, निशा मेहरा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना प्यार करूंगी। तुम्हारे आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें शुरू से आखिर तक पसंद करती रही। इस दौरान हम साथ रहे और फिर हमारी अच्छी बनती गई, जिससे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी। मैं सच में तुम्हें भविष्य का दूसरा भाग मानती हूँ। ये बात कहते हुए निशा मेहरा ने अर्जुन की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबसे पहले अपनी जान बचाओगे। कोई भी तुम्हारी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें जीना ही होगा, चिंता मत करो। अर्जुन न तो हंस सका और न ही रो सका। इस संसार में अभी तक कोई भी मुझे नहीं मार सकता, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। निशा मेहरा ने मन ही मनाह भरी। हालांकि उसने कहा कि उसे कोई चिंता नहीं है, फिर भी वह बहुत चिंतित थी। इस तरह का काम करने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि अर्जुन का इन उच्च तकनीकों से कोई लेना देना न हो। लेकिन यह असंभव है। ये सभी चीज़ें अर्जुन द्वारा लाई गई थीं, भले ही ये सभी प्रौद्योगिकियां भेजी गई थीं, फिर भी अर्जुन को उन्हें स्वयं नियंत्रित करना था। ठीक है, जल्दी सो जाओ, तुम्हें कल मुंबई वापस जाना है। अर्जुन ने निशा मेहरा की पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दी। निशा मेहरा ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे सो गईं। कोई संचलन नहीं, ये सचमुच शांत है। आज जुबान क्या कर रहा है? ये खत्म हो गया है, मैंने अभी वह पूरा नहीं किया है जो जियाउलान ने मुझे बताया था। ठीक है, ठीक है, बच्चों और पोते पोतियों के पास अपना आशीर्वाद है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। देखो तुमने क्या कहा, क्या मैं जल्दी नहीं कर सकती? तुम बेटे बेटियां एक दो को घसीट रहे हो, मुझे सच में नहीं पता कि आजकल के युवाओं को क्या हो रहा है। शादी से इतना डरने की कोई बात नहीं है। शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर दो बूढ़े लोग और कई बुजुर्ग फुसफुसा रहे थे। कमरे में अर्जुन बहुत असहाय था। वह स्वाभाविक रूप से इन आवाज़ों को सुन सकता था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। अगले दिन अर्जुन और निशा मेहरा पहले ही मुंबई लौट चुके हैं और अर्जुन ने नए शोध में भी निवेश करना शुरू कर दिया। इस बार वह लड़ाकू विमान बनाना चाहते हैं। वास्तविक विज्ञान फैंटेसी फिल्मों में लड़ाकू विमान मंडरा सकते हैं और उतर सकते हैं तथा हवा में अदृश्य भी हो सकते हैं तथा उनकी गति चरम सीमा तक पहुंच सकती है। क्या आप ये कर सकते हैं? काव्या वर्मा उस समय हैरान और संशयग्रस्त दिखी जब उन्होंने सुना कि अर्जुन ने उनके लिए बड़ा केक बनाया था। अगर कुछ गलत है तो मुझ पर शक मत करना। जैसा कि अर्जुन ने बताया, उन्होंने वर्चुअल स्क्रीन में हार्डवेयर का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने पास रखा और फ्राइडे को सिमुलेशन चलाने दिया ताकि देख सकें कि क्या वह इसमें सफल हो सकते हैं। कुछ समय बाद दोनों चीजें आभासी स्क्रीन पर फट गईं। यह मलबे के कणों में बदल गया और हवा में ही बिखर गया। इतना ही, काव्या वर्मा अवाक रह गईं। ये वास्तव में एक बड़ा केक था और जब इसे लागू किया गया तो ये बेकार था। अर्जुन नाराज हो गया और बोला, बस रुको, मैं कुछ दिनों में यह समस्या ठीक कर दूंगा और फिर मुझसे विमान उधार देने की भीख मत मांगना। ठीक है,
काव्या वर्मा ने हल्के से कहा, मुझे पता है कि आप में वह क्षमता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप निशा मेहरा का ध्यान रखें। शादी से पहले काम में व्यस्त होने के कारण आप दोनों को चक्कर आ रहे हैं, शादी के बाद क्या होगा? और ये भी मत सोचो कि ये मामला बहुत छोटा है। चलो इस बारे में बात ही नहीं करते। अगर मेहरा परिवार इस बारे में बात नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई राय नहीं है। बेहतर होगा कि तुम पिछले 2 सालों में शादी के लिए कोई समय निकाल लो। तुम हर समय चैन से नहीं रह सकते, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अर्जुन उलझन में लग रहा था। तो क्या आपको लगता है कि बड़ी बहन पिछले 2 सालों में कोई प्रेमी ढूंढ सकती है? काव्या वर्मा ने सवाल किया, अगर मिल भी जाए तो हम कब तक बात कर पाएंगे? क्या हम शादी कर पाएंगे? अर्जुन ने बेबसी से कहा, बड़ी बहन, क्या तुम सच में सिंगल रहने की योजना बना रही हो? अगर तुम सच में ऐसा करोगी तो मेरी माँ डंडा लेकर आ सकती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने आसपास की युवा प्रतिभाओं पर ज्यादा ध्यान दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम सचमुच भविष्य में ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। इसके बारे में इतनी चिंता मत करो। काव्या वर्मा बोली, खैर, परिवार की शांति आप पर निर्भर है। बड़ी बहन के मामले बड़ी बहन ही सुलझा सकती है। जब तक आप और निशा मेहरा सुख से रहें, अगर माँ कोई आदेश दे तो कृपया मुझे जल्द से जल्द सूचित करना याद रखें। हम सभी उपाय और तैयारियां करेंगे। बीए अर्जुन ने अंगूठा दिखाया और कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को बता दूंगा, और तुम यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। तुम जल्दी ही तीसरी महिला बनने वाली हो। अगर तुम शादी नहीं करती हो तो तुम असली शादी नहीं कर सकती। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। काव्या वर्मा ने अर्जुन की बात पर सिर हिलाया और गुस्से से कहा, दूसरी बहन हाल ही में किस प्रतियोगिता में भाग ले रही है? बड़ी बहन, कृपया मुझ पर एक एहसान करो और उसका स्टूडियो बंद करवाने का कोई रास्ता निकालो। अर्जुन ने कहा, जब तक वह मेरा 10 लाख रुपया खो देती है, मुझे परवाह नहीं है कि वह भविष्य में क्या करेगी। मैं आपकी मदद करने का वादा करता हूं, और आपको इस मामले से निपटने में मेरी मदद करने का वादा करना होगा। मुझे मत दो, क्या गड़बड़ है? यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। काव्या वर्मा, वह थोड़ी घबरा गई। एल्क में विलीन होने का विचार पीहू वर्मा का था। अब अर्जुन उसके पास आया और पीहू वर्मा के डांस स्टूडियो को बंद करना चाहता था। काव्या वर्मा का चेहरा एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था और उसने गंभीरता से कहा, ऐसा मत करो। डांस स्टूडियो आपकी दूसरी बहन का सपना है, उसके सपने को मत मारो। अगर मैं उसके सपने को नहीं मारूंगा तो उसे भविष्य में मुझे मारना पड़ेगा। अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, खैर, मैं यह मामला तुम पर छोड़ता हूँ। मैं वसंतोत्सव से पहले परिणाम देखना चाहता हूँ। अन्यथा मैं अपनी माँ की टीम में खड़ा रहूंगा और समय आने पर तुम मर जाओगे। बदबूदार भाई। काव्या वर्मा इस बात से भी नाराज थी कि यह लड़का उन्हें धमकी देने तक आ गया। अर्जुन ने फिर कुछ नहीं कहा और उसका अर्थ बहुत सरल था, तुम जल्दी करो और यहाँ मेरी रचना में बाधा मत डालो। काव्या वर्मा के शोध कक्ष से बाहर निकलने के बाद उनके चेहरे पर थोड़ी सुस्ती थी। अब चूंकि पीहू वर्मा प्रतियोगिता में भाग ले रही है, अगर वह डांस स्टूडियो को नष्ट कर देती है और बाकी पैसे भी गंवा देती है तो पीहू वर्मा उससे कड़ी टक्कर ले सकती है। उस समय तक अगर पीहू वर्मा का उनसे झगड़ा होता तो यह कोई मजाक नहीं होता। उफ, काव्या वर्मा ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि जीवन का बोझ उनकी छोटी बच्ची पर है। एक तरफ वो छोटी बहन है और दूसरी तरफ छोटा भाई। बड़ी बहन होना कितना मुश्किल है। बहन, रोहन ढींगरा यहाँ हैं और स्वागत कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान चिराग ने फोन कर काव्या वर्मा को मामले की जानकारी दी। ठीक है, मैं देखता हूँ। काव्या वर्मा ने अपनी भौहों के बीच में हाथ फेरा। उसे इस बात का पता था और उसे अपनी मौसी के घर से सचमुच बहुत शिकायतें थीं। इसके अलावा वह रोहन ढींगरा के चचेरे भाई के पेशाब करने के तरीके के बारे में भी जानती है। आक्रामक होने का दिखावा करने के लिए लग्जरी कार किराए पर लेना, लड़कियों को उठाना और क्लब में जाना, आधे महीने तक घर से दूर रहना, 20 साल का होना और अभी तक काम न करना। कुल मिलाकर इस बेवकूफ़ चचेरे भाई का जिक्र करने से काव्या वर्मा को सिरदर्द हो गया। स्वागत कक्ष में आइए।
काव्या वर्मा ने लापरवाह रोहन ढींगरा को पैर पर पैर रखे देखा और उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। अपने पैर नीचे रखो, यह कोई बार नहीं है, अपने उदासीन रवैये पर नियंत्रण रखो। काव्या वर्मा शांत दिखीं और उन्हें याद दिलाया। बड़े चचेरे भाई। रोहन ढींगरा आश्चर्य से खड़े हो गए और बोले, चचेरे भाई। काव्या वर्मा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और याद दिलाया, मुझे बॉस लू कहो। शुक्रिया, मैं कंपनी में तुम्हारे बॉस के बॉस का बॉस हूँ। रिश्ते को उलझाओ मत, और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम यहाँ नहीं हो। खेलो या सोना प्लेट, खूब मेहनत करो। ये सुनकर रोहन ढींगरा का चेहरा अचानक उतर गया और उन्होंने विचार किया, मेरा आना तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे कुछ दोस्तों को भी लाया जा सकता है? मैं उनके साथ काम करता हूँ, इसलिए एक साथी का होना अच्छा है। मेरी अंतिम पंक्ति को चुनौती मत दो। काव्या वर्मा ने रोहन ढींगरा को ठंडेपन से देखा और कहा, इसके अलावा परेशानी मत करो, डेमन में आपकी गांड पोंछने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं हैं। आप या तो यहाँ काम करना चुन सकते हैं और नीचे से शुरू कर सकते हैं, या आप बाधित होना चुन सकते हैं। पैर, हम आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपका समर्थन करेंगे, ताकि आप हर दिन बाहर न भागें और परेशानी पैदा न करें। ठीक है, ठीक है। रोहन ढींगरा के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। सबसे बड़ा चचेरा भाई कुछ ज्यादा ही निर्दयी था। याद रखें कि अपनी पहचान उजागर न करें, अन्यथा आप अपने पैर नहीं बचा पाएंगे। काव्या वर्मा ने कहा, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे पास मत आइए। अगर आपके पास करने के लिए कुछ है तो मेरे पास मत आइए। आपके लिए घर तैयार कर दिया गया है, और आप हर महीने अपनी जेब खर्च कमा सकते हैं। कोई भी आपको कोई धन नहीं देगा। बेशक, शायद आप मेरे चाचा से इसके लिए पूछ सकते हैं। वैसे भी, मेरे चाचा भी अब अपना आपा खो रहे हैं, शायद वह आपको हजारों डॉलर दे सकते हैं। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। रोहन ढींगरा ने होंठ सिकोड़े। जब भी वह किसी से पैसे मांगता तो अपने पिता से नहीं मांगता। ज्यादा से ज्यादा वह हर बार अपनी मां को फोन करके कुछ अच्छी बात कह देता और फिर पैसे उसके हाथ में आ जाते। काव्या वर्मा ने चुपके से सिर हिलाते हुए कहा, अगर वह अपने चाचा जैसे आदमी से शादी करती है तो यह एक महिला के लिए एक वास्तविक दुस्वप्न होगा। यदि आप प्रगति करने का प्रयास नहीं करते हैं तो आप दिन भर केवल मनमौजी बने रहेंगे, धन कमाने के सपने देखते रहेंगे और यही कहेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन रिसर्च रूम में ही है। कभी कभी निशा मेहरा के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाता है और फिर रिसर्च रूम की ओर दौड़ता रहता है। सब मिलाकर, निशा मेहरा के शब्दों में, अनुसंधान कक्ष पहले से ही अर्जुन का दूसरा घर है। रिया वर्मा भी विशेष रूप से अर्जुन से मिलने आई थी। उन्हें चिंता थी कि उनके भाई के बाल झड़ सकते हैं। सौभाग्य से दो पेशेवर प्रोग्रामर ध्रुव चावला और कुणाल चावला आ गए और अर्जुन के बाल बचाए जा सके। रिया वर्मा मुस्कुराए और बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, वरना निशा मेहरा मेरे छोटे भाई को डांट डांट कर मार डालती। क्या यह इतना दुखद है? कुणाल चावला ने एक मजाक किया और फिर उससे परिचित होने लगे। यहाँ वह डेटा प्राप्त करना चाहता है, अब उसे कीबोर्ड पर टाइप करने और माउस चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आभासी छवि को सीधे स्थानांतरित करें और फिर बुद्धिमान मस्तिष्क को विश्लेषण और तुलना करने दें, जो करना बहुत सुविधाजनक है। बहुत उन्नत। ध्रुव चावला का इन चीज़ों के प्रति जुनून था। आते ही वह अर्जुन के लड़ाकू विमान के मॉडल के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, ध्यान से देखता रहा। उसकी आंखें चश्मे के पार चमक रही थीं। अभी एक आखिरी कदम बाकी है। मेरा दिमाग चीर दिया गया है। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखते हैं तुम बाकी का कुछ समझ पाते हो या नहीं। अर्जुन ने बेबस चेहरे के भाव के साथ अपने बिखरे बालों को खुजलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। ध्रुव चावला ने सिर हिलाया और फिर लड़ाकू विमान को अलग करना शुरू कर दिया और फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका विश्लेषण किया। कुणाल चावला ने भी तुरंत काम करना शुरू कर दिया और दोनों भाइयों ने पढ़ाई शुरू कर दी। पेशेवर लोग वास्तव में अर्जुन की तुलना में बहुत तेजी से काम शुरू कर देते हैं। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और ये चीजें अपने दोनों चचेरे भाइयों को दे दी। उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। कम से कम दोनों चचेरे भाई उसे बेचेंगे नहीं। क्या आप बाहर आने को तैयार हैं?
118वीं मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में बैठी निशा मेहरा ने जब अर्जुन को आते देखा तो वह ठंडी सांस लेने लगी। अर्जुन जल्दी से चला गया, निशा मेहरा को उठाया और उसे अपनी गोद में बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चचेरा भाई और बाकी लोग यहाँ हैं, इसलिए मैं अब स्वतंत्र हूँ। इसके अलावा अगर मैं जल्द से जल्द लड़ाकू जेट जैसी चीज़ें विकसित कर सकता हूँ तो यह न केवल यात्रा के समय को बचाता है बल्कि हमारे देश के हवाई क्षेत्र की भी रक्षा करता है। ये कितना अच्छा है। ठीक है, तुम्हारे पास मुझे हर बार ये बातें बताने के लिए काफ़ी बहाने हैं और तुम हर बार खाना भूल जाते हो, निशा मेहरा ने शिकायत की। वह ये शिकायत नहीं कर रही थी कि अर्जुन उसके साथ नहीं आया, बल्कि वह ये शिकायत कर रही थी कि अर्जुन ने उसके शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसे बदलना होगा। अर्जुन हंसा और बोला, अब दोपहर हो गई है, क्या मैं तुम्हें नीचे रेस्तरां में खाना खाने ले जाऊं? ठीक है, मैंने अनिच्छा से आपके निमंत्रण पर सहमति व्यक्त की, निशा मेहरा सियाओं ने अहंकार से कहा। अर्जुन हंसे और निशा मेहरा को गले लगा लिया। सौभाग्य से यहाँ कोई नहीं है, वरना निशा मेहरा फिर से शर्मसार हो जाती। म्याऊं। गोलू ने दोनों लोगों को भावशून्यता से देखा, उसे इसकी आदत हो गई थी और वह स्तब्ध भी हो गया था। वैसे भी जब मैं खाना खाता हूँ तो इसे अपने साथ ले जाना अच्छा होता है और मैं बिल्ली की तरह अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकता। रेस्टोरेंट की तरफ चलते हुए, अर्जुन का एक खास निजी कमरा है। यहाँ का शेफ भी मुख्य घरेलू व्यंजनों में निपुण है, कम से कम अर्जुन के पाककला कौशल के बराबर। कभी कभी जब वे दोनों खाना भूल जाते तो गोलू अकेले ही दौड़कर नीचे आता और रसोइये को बड़ा खाना बनाने का आदेश देता। यहाँ एल्क में काम करते हुए मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूँ कि इस बिल्ली का मालिक कौन है, इसलिए शेफ आमतौर पर मना नहीं करेंगे और मना करने का कोई तरीका नहीं है। क्या जतिन चावला कुणाल चावला यहाँ हैं? काव्या वर्मा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आकर बोली, यह अच्छी बात है, आप दोनों एक साथ अधिक समय बिता सकते हैं। बहन, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, निशा मेहरा ने आह भरते हुए कहा। अभी तो वो कह रहा है कि वो अभी फ्री है, फिर तो वो रिसर्च रूम में ज़रूर जाएगा। ऐसे में उसके फाइटर प्लेन की क्या तुलना हो सकती है? आप ऐसा नहीं कह सकते, अर्जुन ने अवाक होकर कहा। जब तक आप महत्वपूर्ण हैं तब तक सबसे बड़ी बहन, माता पिता, तीसरी बहन और अन्य लोग भी महत्वपूर्ण हैं और मैंने आपकी उपेक्षा नहीं की। तो सोचो, इन 2 दिनों में तुम घर पर हो या प्रयोगशाला में? निशा मेहरा ने ठंडी सांस ली। अर्जुन चुप हो गया, दरवाजे की तरफ देखा और बोला, माँ बाबूजी आ गए हैं और अंकल लू भी आ गए हैं। लगता है वो कुछ शेयर वगैरह हथियाना चाहते हैं। बड़ी बहन, आप बाद में इस बारे में बात कर लीजिएगा, आप स्वयं ही इसका पता लगा लें। काव्या वर्मा ने इस बच्चे से बात करने की जहमत न उठाते हुए अपनी आंखें घुमा लीं। दरवाज़ा खुला और केवल 3 लोग अंदर आए। अरे, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रकाश बल्ब अवश्य होंगे, भले ही कियान यहाँ न हो, फिर भी एक बिल्ली तो है। लूबो का नाम लू बिन है और वह अर्जुन के दादा के छात्र हैं। लॉ फर्म स्थापित करने के बाद उन्होंने अंजलि वर्मा को भी मदद के लिए बुलाया। अब लू बिन भी एल्क ग्रुप के शेयर खरीदने का इरादा रखता है, भले ही यह प्रतिशत हो, यह उसके बच्चों को बहुत अधिक रिटर्न दिलाएगा। म्याऊं। गोलू लू बिन की बातों से ज्यादा संतुष्ट नहीं था, हालांकि लू बिन कभी कभार उसके लिए खाना लाता था, कम से कम अब तो नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में बात नहीं की, चिंता मत करो। लू बिन अंदर आया, गोलू के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और गोलू का वजन भी कम हो गया है। वह है। गोलू खुशी से मुस्कुराया और अब लू बिन ने सच बोल दिया है। अर्जुन ने बेबसी से सिर हिलाया। लगता है इस बिल्ली का IQ ज्यादा नहीं है, भविष्य में इसका अपहरण होगा या नहीं, इसकी अर्जुन को ज्यादा परवाह नहीं है। भाड़ में जाओ। माँ, आप अकेले ही क्यों नहीं आ जाती? वैसे भी हमें संसाधनों और संपर्कों की ज़रूरत है, ये वरिष्ठ साथी बनने से बेहतर है, अर्जुन ने कहा। आजुबान, तुम्हारा क्या मतलब है? लू बिन खुश नहीं था और बोला, क्या लूबो ने तुम्हें नाराज करके अच्छा नहीं किया? तुम्हारी माँ मेरे साथ यहाँ है और वह हमेशा सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली व्यक्ति रही है।
अतीत में मेरे पास जो भी संसाधन थे वे मुझे जल्द से जल्द दे दिए गए थे। धिक्कार है तुम पर, तुम अब भी लूबो के कोने पर कब्जा करना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास अभी भी ज़मीर है? नहीं, अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। लू बिन कुछ देर के लिए घुट गया और अवाक रह गया। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद लू बिन को खाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने पूछा, आह जुबान, लूबो ने तुमसे जो बात की उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, लूबो को कुछ शेयर बेच दो, प्रतिशत भी ठीक है। क्या ये रिटायर होने का समय नहीं है? इसलिए मुझे भाई चेन के लिए कुछ बचत छोड़नी होगी, बिक्री के लिए नहीं। अर्जुन ने बेबसी से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर भाई चेन के पास कोई नौकरी नहीं है तो उसे कोई रास्ता ढूंढने दो। अगर काम नहीं बनता तो उसे तुम्हारी लॉ फर्म में चाय पानी पिलाने भेज दो। क्या मेरा चचेरा भाई अब यहाँ चाय पानी नहीं पिला रहा है? ये तो वही बात है। मुझे ऐसा ही लगता है, लू बिन ने व्यथित होकर कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचता। वह केवल थोड़ा रॉक एंड रोल करना चाहता है और वह हर दिन अपनी प्रेमिका के साथ यात्रा पर जाता है। यह मुझे लगभग चिंता में डाल रहा है। देखो, लूबो के सफ़ेद बाल नहीं हैं। मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, तुम बस बैठकर मुझे पूरी रात बूढ़ा होते नहीं देख सकते, है ना? सफ़ेद बाल सुंदर होते हैं, अर्जुन ने कहा। क्या अब ऐसे कई युवा नहीं हैं जो अपनी दादी की अस्थियों को रंगते हैं? अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास अभी भी अपने बाल रंगने के लिए पैसे बचे हैं। अर्जुन की बातें सुनकर लू बिन को लगभग मस्तिष्क रक्तस्राव हो गया। देखो, क्या लोग यही कहते हैं? वह 50 से अधिक वर्ष का है, उसकी दादी के बाल कहाँ सफ़ेद हैं? इस उम्र में वे अपने बालों को काला करने और युवा दिखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। गुशी, जियाउलान, यहाँ बैठकर खाना मत खाओ, ज़्यादा बातें करो और ज़्यादा सलाह दो। लू बिन पहले ही 2 लोगों से मदद मांग चुका है। जुबान के माता पिता चले गए हैं। इस मामले में हमसे पूछना आपके लिए बेकार है। अगर जुबान सहमत होने से इनकार करता है तो हमें कुछ नहीं करना है। राजेश वर्मा ने असहाय होकर कहा, आपको अन्य तरीकों के बारे में सोचना चाहिए और आपको एल्क के शेयरों की आवश्यकता नहीं है। शेयरों के प्रतिशत से आप कितना पैसा कमा सकते हैं? आप कितना पैसा कमा सकते हैं? लू बिन ने दुखी होकर कहा, ऐसा नहीं लगता कि अभी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भविष्य में जब ये सार्वजनिक हो जाएगा तो शेयरों का प्रतिशत 1 अरब रुपये से अधिक के बराबर होगा। यह एक रूढ़िवादी अनुमान है और इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकेगा। इस बारे में बात करते हुए लू बिन को भी इसका एहसास हुआ और कहा, ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था, आप एक वित्तीय शिकारी हैं, 1 अरब आपके लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। राजेश वर्मा ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वे इस विषय में और उलझना नहीं चाहते थे। तो फिर आप इसे 2 अरब में खरीद सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप कहते हैं कि 20% शेयरों की कीमत 1 अरब रुपये है, इसलिए मैं इसे दोगुना कर दूंगा। आप बस 1 अरब रुपये ले आइए और फिर मैं आपको शेयरों का प्रतिशत दे दूंगा। क्या तुम लूट रहे हो? लू बिन ने कहा, मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? तुमने अभी तक सूची नहीं बनाई है और मिलियन तो पहले से ही बहुत है। बहन, चलो मेहमानों को विदा करें, अर्जुन ने कहा। काव्या वर्मा के पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंकल लू, मेरे भाई के लिए ये पैसे मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लगभग 2 साल में अपना पैसा वापस पा सकते हैं। आप एल्क की पारिस्थितिकी को भी देख सकते हैं, न केवल तकनीक के संदर्भ में बल्कि प्रमुख उद्योगों के एकीकरण में भी। अंदर आइए, क्या मेरे देश का लैंग ग्रुप भी इसमें विलय नहीं हो गया? 20 बिलियन अब ज़्यादा नहीं है, खुद ही सोचिए, अब भी छोटे भाई के हाथ में 20.00% शेयर हैं और हाथ तेज और धीमे होते रहते हैं। 2 अरब, लू बिन के दांत में दर्द है। वह एक लॉ फर्म का डायरेक्टर है, उसके पास इतना पैसा कैसे आता है? अब जबकि उसने इतने सालों की कमाई और अपनी पत्नी की बचत मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपये कमाए हैं, बाकी 1 अरब रुपये कहाँ से लाएंगे? पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अंकल लू, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ,
लेकिन जब समय आएगा तो आपको मुझे ब्याज सहित मूलधन वापस करना होगा। आप कैसा रहेगा? तुम मेरे पैसे दूसरे तरीके से ले रहे हो, लू बिन ने गुस्से से कहा। उसने उस पैसे से प्रतिशत शेयर खरीदे और उसे $10 लाख देने पड़े। 1 साल बाद उसे अपनी कमाई अर्जुन को लौटानी पड़ी। दूसरे वर्ष उसे पैसे पर ब्याज चुकाना पड़ा और वह मूलधन वापस नहीं पा सका। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल शेयरों का प्रतिशत मिलेगा और उसकी जमा राशि खाली हो जाएगी। अर्जुन ने उससे लाखों रुपए की ठगी की। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वास्तविकता अब बहुत क्रूर है। अर्जुन ने आह भरी। अंकल लू, जरा सोचो, 3 साल बाद तुम घर पर लेटकर पैसे गिन सकोगे, लेकिन इस दौरान तुम लाखों खर्च कर दोगे जो कोई नुकसान नहीं है। मुझे भी हाल ही में बहुत सारी सामग्री खरीदनी है, वरना तकनीक कहाँ से आती। मुझे नहीं लगता कि मैं अब आराम से जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मुझे बीवी और बच्चों का पालन पोषण करना है, खासकर गोलू का, जो मुझे रोज खाता है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना खाता हूँ। आम लोग तो इतना खर्चा उठा सकते हैं ना। जैसे ही अर्जुन ने असहमति जताई, उसने बुरी तरह से बेचना शुरू कर दिया। लू बिन ने निशा मेहरा की तरफ देखा और कहा, निशा मेहरा सबसे अमीर महिला हैं, कम से कम उनके पास कुछ पैसे तो हैं, है ना? यहाँ मेरे साथ गरीब होने का नाटक मत करो। दुनिया भर में लोग गरीब हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आपके वर्मा परिवार के लोग गरीब होंगे। राजेश वर्मा एक भयानक सोना बनाने वाली मशीन है। हालांकि अंजलि वर्मा राजेश वर्मा जितना नहीं कमाती, फिर भी उसके पास कुछ बचत है। मैंने यूनी के शेयर दादाजी को लौटा दिए हैं और मैं अभी भी मजदूरी पर गुजारा कर रही हूं और अर्जुन मेरा पालन पोषण कर रहा है। निशा मेहरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भूतों में विश्वास करता हूँ। लू बिन ने सिर हिलाया, अंजलि वर्मा की तरफ देखा और कहा, जियाओ लैन, हमारे भाई बहनों की खातिर मैं तुम्हारे बेटे को सलाह देता हूँ कि 1 अरब काफ़ी है। मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। अगर 1 अरब हुआ तो मैं पास कर दूंगा। कुछ दिनों में पैसे इकट्ठा करने के बारे में क्या ख्याल है? 2 अरब, $1 भी कम चलेगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, मेरी माँ से मोलभाव करने के बारे में सोचना भी मत। अब एल्क के बारे में आखिरी फैसला मेरा है, उनका नहीं। और अगर तुमने फिर से मोलभाव किया तो तुम मुझे इस महीने का ऑफिस किराया दे दोगे और यहाँ मुफ्त में ऑफिस खोलोगे। लॉ फर्म, क्या तुम अब भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर लू बिन ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, 2 अरब तो 2 अरब ही होते हैं। मैं तुम्हें वसंत महोत्सव से पहले सारा पैसा दे दूंगा। 5 दिन। अर्जुन ने कहा, ये समय से पहले हो गया है। मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जो मेरे शेयर खरीद ले। अभी भी 19% शेयर बचे हैं। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, लू बो, तो उन्हें ज़रूर सिफारिश करें। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 9.9% की छूट पाएं। लू बिन ने आंखें घुमाईं। 9.9% की छूट, अधिक से अधिक इसकी कीमत उसे केवल 2000 मिलियन होगी। लेकिन 2000 मिलियन भी पैसा है। कम से कम लू बिन के लिए तो ये 2 साल तक चल सकता है। ठीक है, मैं इस पर नज़र रखूंगा। अपने शेयर तैयार करना याद रखना, लू बिन ने कहा। निश्चिंत रहें, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। बातचीत खत्म होने के बाद लू बिन को अब और खाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उसने चावल के कुछ निवाले खाए, कुछ खाया और फिर चला गया। अंजलि वर्मा ने अर्जुन को संदेह भरी नज़रों से देखा और पूछा, तुमने कितने प्रतिशत शेयर बेचे? पर्याप्त नहीं, अर्जुन ने बेबसी से कहा। मैंने 3 सालों में बहुत पैसा कमाया है और मैं आगे भी बस बैठकर पैसे इकट्ठा करूंगा। मुझे ऐसी चीज़ कहाँ मिलेगी? इसके अलावा आगे जो सामान मैं खरीदूंगा वह बहुत महंगा है और विदेश वाले भी मेरा सामान लेकर बैठे हैं और उसे काटने की योजना बना रहे हैं। नीचे आओ, 3 बैच पहले ही रोके जा चुके हैं। काव्या वर्मा ने शांति से उत्तर दिया। सुनना, अर्जुन ने कहा, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और वे जानना चाहते थे कि मेरी सामग्री में क्या है और वे क्या करने जा रहे हैं, या वे चाहते थे कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कस्टम्स से बात करने जाऊं, वरना मुझे शेयर बेचने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर अंजलि वर्मा का चेहरा भी गंभीर हो गया।
यदि ऐसा है तो एल्क की वर्तमान स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। राजेश वर्मा ने कहा, उच्च अधिकारियों ने बातचीत शुरू कर दी है और इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी जगा दिया है। वे दबाव झेल नहीं पा रहे हैं। सामग्री जब्त कर ली गई, जिसका मूल्य अरबों में था। कूटनीतिक वार्ता पहले ही शुरू हो चुकी है और भारत में अर्जुन के प्रशंसक भी इसकी निंदा कर रहे हैं। बातचीत करना बेकार है, वे अब टालमटोल कर रहे हैं और मैं टालमटोल नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तब तो मैं केवल व्यक्तिगत रूप से ही बाहर जा सकता हूँ। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर समय जादू की राजधानी में रहने के लिए बहुत व्यस्त हूँ। मैं उनके साथ खेलने के लिए बाहर जाता हूँ ताकि वे जान सकें कि मेरी सामग्री इतनी आसान नहीं है। रोक दिया। जब अर्जुन को पता चला कि सामग्री रोक दी गई है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया स्तब्ध रह जाने की थी। दूसरी प्रतिक्रिया, क्या पिल्लों का एक समूह लाओ तजू की सामग्री को रोकने का साहस कर सकता है? जब अर्जुन शांत हुआ तो उसे भी पता चल गया कि ये लोग क्या करने वाले थे। यह उसे बाहर निकालने और फिर किसी तरह से ड्रोन के रहस्य को उजागर करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं था। अब एल्क बिल्डिंग का सबसे बड़ा विक्रय बिंदु ड्रोन है। अर्जुन के बाहर जाने से पहले निशा मेहरा बहुत चिंतित थीं। अर्जुन ने चाहे जो भी कहा हो, निशा मेहरा चिंतित चेहरे के साथ अर्जुन को प्राइवेट जेट पर चढ़ते हुए देख रही थी। अर्जुन केबिन के दरवाजे तक गया और असहाय होकर बोला, ऐसा मुंह मत बनाओ, मैं तो बस खेलने के लिए बाहर गया था और फिर वापस आ गया, जो हुआ वह मेरे अंत जैसा है। बकवास बांध कर, निशा मेहरा चिल्लाए। अर्जुन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और फिर निजी जेट में बैठ गया। जैसे ही अर्जुन दौड़कर अंदर आया, एक सफ़ेद परछाई भी दौड़कर अंदर आई। निशा मेहरा ने इसे देखा और आवाज लगाए, छोड़ो, जाने दो, वैसे भी इस बिल्ली को हमेशा मेरे भाई से चिपकना पसंद है। अगर मैं इसे कुछ देर तक नहीं देखूंगी तो शायद मुझे घर का सोफा फिर से तोड़ना पड़ेगा। काव्या वर्मा ने कहा, ये तो बस एक बिल्ली है, तुम अतीत के साथ क्या कर रहे हो? निशा मेहरा ने आह भरी, इस वयस्क का चिंतित होना ठीक है, एक बिल्ली इतनी पतली क्यों है? चिंता मत करो, मेरा भाई इस बार इतने सारे ड्रोन लेकर आया है कि दूसरों के लिए उसमें घुसना मुश्किल है। काव्या वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाकू विमानों पर शोध करने के अलावा इस बच्चे ने अपने 2 चचेरे भाइयों से लोहे के कवच पर शोध करने में भी मदद मांगी। राजेश वर्मा ने हल्के से कहा, आप विदेश में रहने वालों को कमानते हैं। अगर आप उन्हें सचमुच पागल कर देंगे तो वे परमाणु बम गिरा सकते हैं। काव्या वर्मा, निशा मेहरा। ये देखकर कि निशा मेहरा रोने वाली थी, अंजलि वर्मा ने तुरंत राजेश वर्मा को थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से से कहा, क्या तुम बात कर सकते हो? अगर तुम बात नहीं कर सकते तो शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो, तुम अपने बेटे की भी रक्षा नहीं कर सकते और अब तुम्हें अपने बेटे को बाहर भागने देना है। तुम्हारा चेहरा अभी भी बाकी है ना? राजेश वर्मा असहाय दिखे, इससे उनका क्या लेना देना? खैर, कहने को तो बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए कुछ न कहना ही बेहतर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार बाहर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है और शायद तुम्हें पत्ते भी खाने पड़ेंगे। सुअर जैसी दिखने वाली बिल्ली को देखकर अर्जुन खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। बाहर जाकर खेलना अच्छा है, म्याऊं। गोलू उत्साहित दिख रही थी, लेकिन एक दिन निशा मेहरा अर्जुन के साथ नहीं होगी और अब वह सबसे पसंदीदा बिल्ली है। अच्छा, अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी गोलू की कदकाठी भी बहुत खास है। आमतौर पर 1-2 लोग गोलू के विरोधी तो बिल्कुल नहीं होते। अर्जुन सीधे पश्चिम की ओर न जाकर झोंगाडोंगा आ गया। उसे पहले अपने चाचा से नमस्ते करनी थी, फिर मामला सुलझाना था। मध्य पूर्व, मौत भाड़े आधार। अर्जुन के यहाँ आने के बाद उसने अन्ना से सारी जानकारी मांगने को कहा। 2 बैचों को डेगुओं द्वारा जब्त कर लिया गया और 1 बैच को युगुओं द्वारा जब्त कर लिया गया। अन्ना ने अर्जुन को सारी जानकारी दे दी। पहले तो वह थोड़ा खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि अर्जुन की अगली 2 खेप की सामग्री रोक दी गई है तो अन्ना को एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं है। ये लोग बेकार बेवकूफ़ हैं। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, खासकर यू का छोटा सा देश, ये तो पागलपन है। मैं अपने साथ क्या कर सकता हूँ? बस अपना जीवन ईमानदारी से जीऊँ। मुझे बाहर आकर खेलना होगा।
यदि कोई उन्हें निर्देश न दे तो वे ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते। उदय वर्मा ने उदासीनता से कहा, उनकी पीठ पीछे अभी भी पूंजी काम कर रही है। अब आपका सामना इन दो देशों से नहीं, बल्कि एक पूंजी गठबंधन से है। इन पूंजी गठबंधनों के लोगों को चोट पहुंचाकर ही आप इन सामग्रियों को वापस कर सकते हैं, और यहां तक कि आप और अधिक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। कैपिटल यूनियन। अर्जुन अचंभित रह गया, ये कैसा नया शब्द है? ये सिर्फ एक पश्चिमी पूंजी गठबंधन है। उदय वर्मा ने समझाया, आप जिस काल से मिले हैं वह भी कैपिटल अलायंस का सदस्य है, लेकिन वह कोई बड़ा बॉस नहीं है, वह चाकू के बराबर है। सुदीप उसे जो भी करने को कहे उसे वह काम पूरा करना होगा, तभी उसे ऊंचे पद पर पहुंचने का मौका मिल सकता है। पूंजी गठबंधन में उपाधि का उपयोग स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसमें एक पूरा परिवार शामिल होता है तथा उनके हित परस्पर होते हैं। इनमें कई निवेशक और टेक्नोलॉजी जगत के कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। उनकी नज़र आप पर है। इस बार जब आप बाहर आएंगे तो आपको उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उन दोनों देशों के साथ बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निरर्थक है। पूंजी गठबंधन जाने नहीं देता और वे जाने की हिम्मत भी नहीं करते। उदय वर्मा बहुत शांत लग रहे थे, क्योंकि वे इतने वर्षों से राजधानी गठबंधन के लिए हमेशा कांटे की तरह रहे हैं। लेकिन अंत में उसे परमाणु बम से यह काम पूरा करने दीजिए। कम से कम कैपिटल गठबंधन की नज़र में तो यह एक हताशा है, और अगर वे अब उदय वर्मा के साथ कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो अंत में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष पर विचार करने के बाद कैपिटल एलायंस ने उदय वर्मा को अस्थायी रूप से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब बात अलग है। अर्जुन द्वारा इन हाईटेक गैजेट्स के निर्माण ने पहले ही पूंजीवादी गठबंधन के हितों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। वे अर्जुन को और छेड़छाड़ नहीं करने दे सकते। या तो उनके साथ काम करो या उनसे लड़ो। अब कैपिटल यूनियन का रवैया यही है। वे सामंजस्य से धन कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें मृत पकड़े जाने का डर नहीं है। ये शब्द सुनकर अर्जुन को मूलतः समझ आ गया। ये पता चला उनके विरोधी कभी भी वे कुलीन लोग नहीं रहे, बल्कि तथाकथित पूंजी गठबंधन रहे। ये सभी कुलीनों के गठबंधन के बराबर है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तो ये लोग पहले आपके कारण मेरे पास आए थे चाचा। उदय वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उन सबको डरा दिया था, इसलिए वे मेरी कमजोरी ढूंढना चाहते थे। ये वही पियानो का टुकड़ा होना चाहिए था जिसे मैं पहले भी तुम्हें बजाते हुए सुनता रहा हूँ, इसलिए वे तुमसे कुछ पाना चाहते थे। ठीक है, शायद मैं भी जानता हूँ। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह मूलतः जानता था कि दूसरा पक्ष क्या चाहता है। मैं ये भी जानता हूं कि पहले किसे देखना है, ताकि मैं धीरे धीरे अपने पीछे के लोगों को देख सकूं। उदय वर्मा ने अर्जुन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, सावधान रहो, ये लोग ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर वे कोई बेहतरीन टीम भेजते हैं तो बेहतर होगा कि तुम उनकी धार से बचो और उनसे सीधे भिड़ो मत। इसके किनारे से बचें। अर्जुन ने व्यंग्य किया। मैं क्या टाल सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, एक के बाद एक ड्रोन अर्जुन के पीछे प्रकट हो गए। प्रत्येक ड्रोन पर बर्फीली चमक है तथा बंदूकों की नालें चमक रही हैं, जिससे गहराई का पता चल रहा है। ये दृश्य देखकर अन्ना और बूढ़े भूत को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर सुन्न हो गए हों। वे भूल गए थे कि अर्जुन में वास्तव में ऐसा कौशल था। इतने सारे ड्रोनों के साथ अर्जुन उन्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास किसी प्रकार की क्षमता है। उदय वर्मा भी अवाक रह गए और काफी देर बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और हंसे। ठीक है, मेरे चाचा बहुत चिंतित हैं। कुल मिलाकर सावधान रहें। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मुझे बुलाएं। राजधानी गठबंधन के उन राजकुमारों और ड्यूकों को मैं इससे निपटने में आपकी मदद करूंगा। उन सबको आने दो। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। क्या आप उसकी संपत्ति काटने का साहस कर सकते हैं? मुझे डर है कि मैं मर तो नहीं गया। अर्जुन सोचता था कि वह एक शिष्ट और सहज युवक है, लेकिन इतनी सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुत्ते को आराम से खाने दो, वह उन शावकों के दिमाग को कुचल देगा। अन्यथा किसके पास इतना समय होगा कि वह अपनी सामग्री को उसके लिए घृणित बनाने में बर्बाद करे। वजन देश बारी। अर्जुन फिर यहाँ आया।
जब वह विमान से उतरा तभी से कोई न कोई उस पर लगातार नजर रख रहा था। दो लोग हैं जो विमान को लेने आए हैं, काल और कोरोट। काल जानता था कि अर्जुन यहाँ क्यों आया है, क्योंकि अर्जुन के हुआगुओ छोड़ने के बाद वह सबसे पहले झोंगडोन गया था। कहने की जरूरत नहीं कि उदय वर्मा ने अर्जुन को कुछ बातें पहले ही बता दी थी, इसीलिए अर्जुन उसे ढूंढने के लिए बाड़ी आया था। इसलिए काल छिपा नहीं, वह निष्पक्ष तरीके से अर्जुन से मिलने आया और अर्जुन की पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछताछ की। कोरोट अर्जुन को एक दानवीर मानते थे, इसलिए जब इस बार अर्जुन बारी आए तो वे व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने भी आए। बेशक कैथरीन ने भी कोरोट से यही कहा था और उसे काल से पहले अर्जुन को लेने के लिए दौड़ना होगा और अर्जुन को उनके घर लाना सबसे अच्छा होगा। अरे दोस्त, बहुत दिन हो गए मिले। काल ने अर्जुन को हवाई अड्डे से बाहर आते देखा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जब उसने 2 कदम ही चला था, काल के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी पीठ से ठंडे पसीने की धार बह निकली और उसकी पुतलियां सिकुड़कर खतरनाक सुई नुमा हो गईं। जब उसने अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान देखी तो शायद उसे कुछ समझ आ गया। ड्रोन, फिर भी एक गुप्त ड्रोन। इस बार बिना किसी तैयारी के अर्जुन का अकेले पश्चिम की ओर आना असंभव है। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि अर्जुन अपने पूरे शरीर पर अदृश्य ड्रोन रखता है। काल ये तय नहीं कर सका कि अर्जुन क्या सोच रहा है, इसलिए वह वहीं अपनी बाहें फैलाए खड़ा रहा और आगे नहीं बढ़ा। कौन जानता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो आपको छलनी में बदल दिया जाएगा। सच कहें तो यदि अर्जुन राजधानी गठबंधन के साथ सहयोग करने का इरादा रखता है तो अर्जुन की स्थिति मूल रूप से एक राजकुमार या ड्यूक की है और काल को उसका अधीनस्थ होना होगा। ऐसी बात के लिए काल अभी भी जानता है कि यह कैसे करना है। श्री वर्मा, कोरोट हमेशा की तरह अब भी एक सज्जन व्यक्ति थे। वे वहीं खड़े रहे, थोड़ा झुककर सम्मान जताया और बोले, मैंने श्री वर्मा के लिए विश्राम स्थल का इंतजाम कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, श्री वर्मा। टहलना। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ भी बकवास नहीं कहा। उन्होंने मूलतः ये निष्कर्ष निकाला कि कैथरीन, जिसके साथ काल भी उलझने की हिम्मत नहीं करता था, को भी पूंजी गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। पश्चिम में यदि आप इस तथाकथित पूंजी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो आपके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं है। यह एक खेल के नियम की तरह है, जब आप अंदर आते हैं तो आपको इसका पालन करना होता है। यदि आप विद्रोह करना चाहते हैं तो केवल एक मृत अंत है। जब काल ने अर्जुन को कोरोट के साथ चलते देखा तो उसके चेहरे पर बेबसी का भाव उभर आया। भाई, हम कब बात कर सकते हैं, मैं ज्यादा ईमानदार हूँ। काल उसके पीछे दौड़ा और पूछा, जब मैं यहाँ अपनी बात समाप्त कर लूँ तब हम इस विषय पर बात करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए काल की ओर देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इस गठबंधन को तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ? मजाक मत करो। काल ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, गठबंधन को खत्म करना। सच कहूं तो उदय वर्मा में भी ये क्षमता नहीं है। हालांकि अर्जुन के पास बहुत उच्च तकनीक है, लेकिन इस धरती पर और भी भयानक हथियार हैं। पूंजी गठबंधन किसी भी ताकत से नहीं डरता। अर्जुन बस मुस्कुराया, कुछ और नहीं बोला, आरामदायक मेबैक में बैठ गया और अगले कदम के बारे में सोचने लगा। उसे अभी भी नहीं पता कि वह क्या करने वाला है और उसे ये भी नहीं पता कि असली वक्ता कौन है। जिम्मेदार व्यक्ति से बात करके ही वह दूसरे पक्ष की जानकारी हासिल कर सकता है। तकनीकी अर्जुन के लिए इसे देना असंभव है। 200 साल के खूनी इतिहास ने उसे बता दिया है कि पश्चिम के ये लोग भेड़िए, बाघ और चीते हैं। अगर उन्हें पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी उसके लिए तकनीक दूसरों को सौंपना नामुमकिन है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद अर्जुन ने महल का जायजा लिया और ड्रोन से उसका स्कैन किया। नौकरों और कुछ अंगरक्षकों के अलावा वहां और कोई नहीं है। बेशक अगर ऐसा था भी तो अर्जुन उसे नहीं ढूंढ सका। ये बहुत संभव है कि कुछ लोग नौकर अंगरक्षकों में मिल गए हों। आखिरकार ड्रोन का मामला पहले से ही दूसरों को पता है और दूसरों के लिए उसकी अन्य तकनीकों के बारे में जानना सामान्य बात है। अब उस पर आक्रमण करना निस्संदेह युद्ध की प्रत्यक्ष घोषणा है और इससे अर्जुन को फंसाना संभव नहीं होगा। और खाना तैयार करो, मेरी बिल्ली भूखी है। अर्जुन महल में गया और कोरोट को आदेश दिया।
ये तैयार है मिस्टर वर्मा, कृपया। कोरोट ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा। अर्जुन ने कौतूहल भरी नज़रों से कोरोट को देखा और फिर अंदर चला गया। हॉल में चलते हुए अर्जुन ने कई निगरानी कैमरे देखे, मुस्कुराया, सिग्नल में व्यवधान फैल गया और ये निगरानी कैमरे सीधे नष्ट हो गए। जब कैथरीन को पहली बार यह खबर मिली तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन साथ ही वह अर्जुन की क्षमता से प्रभावित हुई। ऐसा व्यक्ति पूर्व में क्यों पैदा होता है? कैथरीन अंदर से बाहर आए और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, श्री वर्मा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। अगर आपने मुझे पहले भी नाराज किया है तो मुझे उम्मीद है कि श्री वर्मा आपको माफ कर देंगे। बेशक, मेरी और कोरोट की मदद करने के लिए धन्यवाद, श्री वर्मा। ये कहते हुए कैथरीन ने मंदारिन भाषा में बात की। उनके लिए मंदारिन भी एक अनिवार्य विषय है, क्योंकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पूर्वी शेर जाग गया है। आपका स्वागत है। अर्जुन मुस्कुराया, गोलू को छोड़ दिया और उसे मेज पर खाना खाने दिया। आह 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 आह। गोलू ने खाना छोड़ दिया और चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान के साथ खुशी से खाना खाया। इस मानवीय बिल्ली का सामना करते हुए कैथरीन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा, क्योंकि वह मूलतः अर्जुन के बारे में सारी जानकारी पहले से ही जानती थी, चाहे वह पारिवारिक रिश्ते हों या साउंड सिस्टम लगी बिल्ली। उसके बगल में बैठे अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी मध्य पूर्व से आया हूँ और मैंने विमान में ज़्यादा कुछ नहीं खाया, तो चलो इसके साथ कुछ खा लेते हैं। समझना। कैथरीन मुस्कुराए और बोली, आपके देश में भी खाने की मेज पर बातें करने का रिवाज है? नहीं, शराब की मेज। अर्जुन ने एक वाक्य को सही किया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अधिक शराब पीने के बाद ही हमें सहयोग पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। कैथरीन ने अर्जुन की ओर देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन सचमुच पीना चाहता है या नहीं। लेकिन अब वह थोड़ा परेशान महसूस कर रही है। अर्जुन के आते ही उसने खुद को मेहमान नहीं, बल्कि उस जगह का मालिक मान लिया। उसे भी अर्जुन बिना किसी पहल के ले गया। कैथरीन ने मन ही मन आह भरी, इस व्यक्ति के पास न केवल तेज दिमाग है, बल्कि प्रथम श्रेणी का कौशल भी है। हालांकि जब कोरोट को पता चला कि अर्जुन शराब पीना चाहता है, तो वह स्वयं वाइनरी में गया ताकि अर्जुन के सम्मान में सबसे अच्छी रेड वाइन ला सके। कोरोट बहुत सरल है। अर्जुन ने जाते हुए कोरोट की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। कैथरीन एक रानी की तरह थी, जबकि कोरोट हमेशा एक शूरवीर की तरह था। अर्जुन को कोरोट के बारे में बात करते हुए सुनकर कैथरीन ने भी बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिला दिया। इसीलिए मैंने उसे चुना। कैथरीन की आंखों में भी प्यार था। वह कोरोट को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं पसंद करती। अगर ऐसा न होता तो वह इतनी बातें न कहती और परिवार के सदस्यों के साथ इतना समझौता न करती। अर्जुन ने सिर हिलाया और हंस दिया। कैथरीन ने कोरोट को चुना, शायद इसलिए क्योंकि वह कई साजिशों की आदी हो चुकी थी और आखिरकार साथ रहने के लिए एक ईमानदार इंसान ढूंढना चाहती थी। चलो काम पर लगें। कैथरीन ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर वर्मा, मेरी पहचान का अंदाज़ा लगा सकते हैं? मैं जानना चाहती हूं कि आपकी शर्तें क्या हैं, मिस्टर वर्मा। अभी कोई शर्त नहीं है और आप मुझे कोई शर्त नहीं दे सकते। अर्जुन शांत दिख रहे थे। वह जो चाहते हैं, पूंजी गठबंधन उन्हें नहीं दे सकता। हमारे पास संसाधन हैं, दुनिया के सभी संसाधन। कैथरीन ने गंभीरता से कहा, अगर आपको विमानवाहक पोत चाहिए भी, तो हम उसे आपके लिए ला सकते हैं। जब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं भविष्य में आपकी अधीनस्थ रहूंगी। और आपका आधार प्रौद्योगिकी साझा करना है। अर्जुन ने व्यंग्य किया। साझा नहीं कर रहा हूं। कैथरीन ने सिर हिलाया और कहा, पूंजी गठबंधन बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत कम परिवार हैं जो वास्तव में तकनीक में महारत हासिल कर सकें। मैंने भी तकनीक हासिल करने के लिए बहुत दिमाग लगाया। बेशक श्री वर्मा, आपकी तकनीक बहुत उन्नत है। हमें मानना होगा कि आप भविष्य में पैसा कमा पाएंगे, खूब सारा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। इसलिए शिखर बैठक में चर्चा के बाद हम वादा करते हैं कि जब तक आप इसमें शामिल होना चाहेंगे, हम 9वें राजकुमार का पद जोड़ देंगे। ये तो बड़ी घमंड की बात है। औद्योगिक क्रांति से लेकर वर्तमान तक पूंजी गठबंधन हमेशा 8 राजकुमारों की ही स्थिति रही है।
यदि अर्जुन आ जाए तो 9वें राजकुमार का पद अकेले ही स्थापित हो जाएगा। तकनीक की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अर्जुन से आगे कोई नहीं निकल सकता, ऐसा सभी को विश्वास है। पूंजी में जो भी मूल को नियंत्रित करता है वही मालिक होता है और वही नियम बनाता है। उसे उपलब्ध कराया, आप हर किसी की नौकरियां नहीं छीन सकते। ये देखकर कि अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है, कैथरीन ने आगे कहा, श्री वर्मा, आप इसके बारे में ध्यान से सोच सकते हैं। हम जो शर्तें पेश कर रहे हैं वे बहुत उदार हैं। भले ही आप काल से बात करने जाएं, वे साधारण लोग आपको अधिक से अधिक केवल ड्यूक का पद ही दे सकते हैं। अंततः आपकी तकनीक पर उनका स्वामित्व हो जाएगा और आप स्वयं निर्णय नहीं ले सकेंगे, आप केवल वेतनभोगी बनकर रह जाएंगे। अर्जुन ने कैथरीन की ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें नहीं मार सकता? मार नहीं सकते, कैथरीन ने सख्ती से कहा, काल का वंश ही हथियारों के नियमों को नियंत्रित करता है। आपके पास तकनीक है और उनके पास तोपें हैं। अगर असली लड़ाई हुई तो मिस्टर वर्मा, आपको बहुत नुकसान होगा। ये सुनकर अर्जुन अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हथियार, ऐसा लगता है कि पूंजी गठबंधन में कई क्षेत्रों के बड़े नाम भी शामिल हैं। तो फिर आप किस पर नियंत्रण रखते हैं? अर्जुन ने पूछा। जानकारी, कैथरीन ने कहा, यह आपके क्षेत्र से मिलता जुलता है श्री वर्मा, इसलिए यदि हम सहयोग करें तो हमें अधिकतम लाभ होगा। यही कारण है कि सुदीप मुझे आपके पास लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात है, हम रीप के देवता और गोला बारूद के नियमों का मसला सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तब तक रीप के देवता सुरक्षित घर लौट सकेंगे। गठबंधन में कोई भी इस मामले पर दोबारा बात नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है। जानकारी, अर्जुन को भी आश्चर्य नहीं हुआ। इस संसार में बुद्धि भी बहुत मूल्यवान है। अर्जुन ने अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा, पूंजी गठबंधन उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है और औद्योगिक श्रृंखला बहुत बड़ी है। सैकड़ों वर्षों से पश्चिम में जो गठबंधन स्थापित हो चुका है, उसे खत्म करना वास्तव में इतना आसान नहीं है। अगर वह सचमुच पूंजीवादी गठबंधन के साथ व्यापक युद्ध छेड़ना चाहता है तो उसके परिवार को भी एक हद तक खतरा होगा। इस तरह की बात से बचना नामुमकिन है। आखिरकार एक बार चेहरा फट गया तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। केवल धीरे धीरे पीसें। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला और चुपचाप स्टेक खा गया। पश्चिमी स्टेक अभी भी बेहतर हैं। जब मैं भारत में स्टेक खाता हूं तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। अर्जुन ने आह भरी। अगर मिस्टर वर्मा को पसंद आए तो वे मिस एलिस के साथ यहीं बस सकते हैं। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग आपका स्वागत करेंगे। इसलिए स्टेक केवल पश्चिम में ही परोसा जा सकता है, जबकि हॉट पॉट हमारे देश में सभी का पसंदीदा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इसका कुछ मतलब है? कैथरीन के पास भी कहने को कुछ नहीं था। अर्जुन उसे बता रहा था कि राजधानी गठबंधन का हाथ केवल पश्चिम में ही रखा जा सकता है और पूर्व में वह शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। हॉट पॉट कहाँ है? म्याऊं, मैं बालों वाला पेट खाना चाहता हूँ। गोलू ने अपना सिर उठाया, उसका मुंह चिकनाई से सना हुआ था और उसने चारों ओर देखा। कोरोट अपने हाथों में लाल शराब की एक बोतल लेकर वापस आया और जब उसने सुना कि गोलू हॉट पॉट खाना चाहता है तो वह मुड़ा और बाहर चला गया और शेफ को हॉट पॉट बनाने का आदेश देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और इशारे से कहा, ठीक है, तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो हॉट पॉट बेस बनाया है वह असली नहीं है। आओ और बैठो, साथ में कुछ खाते हैं। अच्छा है। कोरोट ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी होकर आकर बैठ गया। अर्जुन ने असहाय भाव से सिर हिलाया। कलाकार या तो पागल है या मूर्ख। जाहिर है, कोरोट, जो एक पियानो कलाकार है, बाद वाला है। कोरोट ने कैथरीन की ओर देखा और पूछा कि बातचीत कैसी चल रही है। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन न तो सहमत था न ही असहमत। कुल मिलाकर अर्जुन अस्पष्ट था और उसने कोई शर्त नहीं रखी। श्री वर्मा, कोरोट ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, आपने जो करने को कहा था मैं उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पश्चिम में पूंजी गठबंधन के चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता।
इसलिए मुझे आशा है कि आप राजा बन सकते हैं। फिर अब से मैं आपकी आज्ञा के अधीन एक शूरवीर बनूंगा। मैं बिल्लियां पालता हूँ, कुत्ते नहीं। अर्जुन ने हल्के से कहा, तुम बेवकूफ़ और नादान हो। कम से कम मैंने बारी में तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम कुछ काम कैथरीन पर छोड़ सकती हो और कभी कभार गधेरों की मदद कर सकती हो। बाकी काम तुम कर सकती हो। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता होना अच्छी बात है, इसलिए मैं कुत्ते की सवारी भी कर सकता हूँ। गोलू को अचानक लेज़ी का ख्याल आया और वह अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया। अर्जुन ने बिल्ली की परवाह न करते हुए अपनी आंखें घुमाईं। श्री वर्मा, मैं। कोरोट के चेहरे के भाव बदल गए। क्या अर्जुन उसे छोड़ देगा? अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा, चलो खाना खाते हैं, ज़्यादा मत सोचो। कोरोट ने कैथरीन की तरफ देखा और कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन का कोरोट को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। दूसरे शब्दों में, अर्जुन ने कोरोट की मदद करने से पहले उस पर केवल दया और सहानुभूति दिखाई थी। अब चूंकि कोरोट ने अपना सपना पूरा कर लिया है, तो वह अन्य चीज़ों में न उलझे और अपनी कला को ईमानदारी से अपनाए। जहां तक बाकी मामलों का सवाल है, उन्हें सुलझाना अभी भी पेशेवर कैथरीन पर निर्भर है। भोजन समाप्त करने के बाद अर्जुन भी चला गया। कैथरीन को कुछ नहीं मिला। वह कठोर और बहुत दृढ़ निश्चयी है, हम उसके प्रति कठोर नहीं हो सकते। अर्जुन के जाने के बाद कैथरीन भी एक गुप्त कमरे में आ गई। यहाँ एक स्क्रीन है जिसमें एक सिर जालीदार मुखौटे में है। प्रतिभाशाली लोग गर्व करते हैं और लू परिवार के सदस्य के रूप में वह भी वैसा ही है। नकाबपोश व्यक्ति को कोई आश्चर्य नहीं हुआ तथा उसकी आवाज में कोई क्रोध या भारीपन नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर एक मुस्कुराहट थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कैथरीन ने पूछा। वे सूचना के नियमों में निपुण हैं, इसलिए नियम उनके द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वे यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं। फिर से संपर्क करने की कोशिश करो। अगर यह काम नहीं करता है तो हम केवल युद्ध ही कर सकते हैं। नकाबपोश मुखिया ने आह भरी। लू परिवार हमेशा इस परिवार के सदस्य रहेंगे। उन्होंने हमेशा हमें पूर्व में प्रवेश करने से रोका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे महान व्यक्ति अब प्रकट होंगे। ये वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है। पूंजी संघ केवल पश्चिम में ही क्यों? क्योंकि वे पूर्व में प्रवेश नहीं कर सकते। विशाल मानव जाति के नीचे जब तक वे अंदर पहुंचेंगे, उन्हें शेर के काटने का सामना करना पड़ेगा। ये सब तो बंदूक की नली से निकले हैं। महामहिम, क्या वर्मा परिवार सचमुच इतना डरावना है? कैथरीन ने पूछा। राष्ट्रीय योद्धा अद्वितीय हैं। नकाबपोश मुखिया ने मंदारिन में ये भी कहा। एक आर्थिक रास्ता अपना रहा है और दूसरा एकल सैनिक रास्ता अपना रहा है। ये स्पष्ट है कि हम नहीं चाहते कि हम अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करें। अब युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, केवल अर्थव्यवस्था ही नष्ट हो सकती है। यह अफसोस की बात है कि राजेश वर्मा बहुत चालाक है। चाहे हम उसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश करें, वह हमेशा शांति से भाग निकलता है और हमें हरा देता है, जिससे हम उसकी पत्नी और अपनी सेना खो देते हैं। कुछ समय पहले उन्हें बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन धन वापस आ गया और उन्होंने हमें फिर से रोकने के लिए धन का उपयोग किया और बहुत सारा पैसा कमाया, जिससे उन्हें अरबों से अधिक का नुकसान हुआ। ये कहते हुए नकाबपोश मुखिया ने फिर कहा, उदय वर्मा, लोग उसे मृत्यु का देवता कहते हैं, लेकिन उसकी एक और उपाधि भी है, सैनिकों का राजा। वह सैनिकों का राजा है और वह अकेले लड़ने में भी अच्छा है। एक टीम में शायद वह अच्छा है, लेकिन अगर वह टीम से बाहर है तो वह एक असली शेर है। अब लू परिवार की पीढ़ी का एकमात्र पुरुष वास्तव में तकनीक के रास्ते पर चल पड़ा है। हम सचमुच डरे हुए हैं। एक दिन उसके साथ फिर हमें कभी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। शिकायतें बहुत गहरी हैं। अगर हम सहयोग नहीं कर सकते तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं और युद्ध शुरू कर सकते हैं। केवल युद्ध के माध्यम से ही शिकायतों का समाधान हो सकता है। या तो पूंजी गठबंधन टूट जाएगा या वर्मा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये परिवार बहुत डरावना है। लू परिवार के बारे में बात करते समय नकाबपोश मुखिया के शब्द डर से भरे थे, यहाँ तक कि थोड़ा सा डर भी। इस परिवार द्वारा बहुत सारे मिथक गढ़े गए हैं, न केवल राजेश वर्मा और उदय वर्मा, बल्कि उनके पिता दादाजी भी।
वर्मा परिवार की हर पीढ़ी मजबूत हड्डियों वाला एक कठोर व्यक्ति है। बचपन से लेकर वयस्कता तक, जन्म के क्षण से ही वे उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करते रहे हैं। कैथरीन भी राजकुमार की बातों में भारीपन महसूस कर रही थी और उसका दिल पत्थर सा बैठ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन इससे पहले कुछ नहीं कर रहा था। पता चला कि वह सुबह सुबह ही तैयार हो गया था और अंधेरे में सो रहा था। अब अर्जुन के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। मुझे डर है कि पूरे पश्चिम में उन्हें केवल मौत का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उस व्यक्ति का भी सामना करना पड़ेगा जिसने इस ग्रह की सबसे उन्नत तकनीक में महारत हासिल कर ली है। महल छोड़ने के बाद अर्जुन पालुबो परिवार के पास गया। काल ने व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन किया। पालुबो के मालिक ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। चूंकि वे परिवार के उच्च स्तरीय सदस्य हैं, इसलिए वे आज यहाँ अर्जुन को उच्चतम स्तर का उपचार देने के लिए आए हैं। क्योंकि उन सभी को अपने दिल में यह महसूस हो रहा था कि अर्जुन उनकी शर्तों को अस्वीकार नहीं कर सकता। राजधानी गठबंधन के ड्यूक की उपाधि, यहाँ तक कि राजकुमार की उपाधि भी, ये सर्वोच्च शक्ति है। केवल एक कदम दूर आप एक वास्तविक नियम निर्माता बन सकते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया। अर्जुन गोलू को गोद में लेकर उसके पास गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि हम प्रतिद्वंद्वी हों। हा हा हा। काल के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया। सिर्फ अर्जुन ही ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कर सकता था। दूसरे लोग इन शब्दों को व्यक्तिगत रूप से कहने का साहस कैसे कर सकते हैं? पालुबो परिवार ने यहाँ कोई रक्षात्मक उपाय नहीं किया था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि ये बचाव अर्जुन के सामने बेकार थे। अर्जुन के ड्रोन को कौन रोक सकता है? ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से अपने नियमों के दायरे में नहीं हैं। पालुबो में चलते हुए अर्जुन को एक जगह मिल गई और वह सहजता से बैठ गया। उसके चेहरे पर हर समय एक चमकदार और सुंदर मुस्कान थी। वह अपने दाहिने हाथ से गेंद के पीछे के बालों को सहला रहा था। उसकी आंखें हर चेहरे को देख रही थीं। ये पश्चिम का अभिजात वर्ग है। कैपिटल यूनियन के सदस्य भी हैं। केवल पूंजी गठबंधन का सदस्य बनकर ही आप सुविधा का आनंद ले सकते हैं। बेशक आपको भुगतान करना होगा। मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। भैया, अगर आप हमारे साथ आ गए तो आगे से हम आपके अधीनस्थ रहेंगे। जहां तक राजकुमार के पद का सवाल है, हम ऊपर से स्पष्ट निर्देश देंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। काल ने इस बार अर्जुन को मंदारिन में भी समझाया। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि अर्जुन को शस्त्र नियमों में शामिल किया जा सकेगा। इस तरह वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। यद्यपि पूंजी गठबंधन कभी कभी लोहे की बाल्टी होता है, लेकिन कभी कभी यह खुले और गुप्त संघर्षों को भी छुपाता है। आपने मुझे जो शर्तें दी हैं, वे कैथरीन द्वारा दी गई शर्तों जितनी ऊंची नहीं हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। काल की पुतलियां सिकुड़ गईं। कैथरीन ने पुष्टि कर दी है कि वह राजकुमार को राजगद्दी दे सकती है। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि राजकुमार तो बस एक अंशकालिक कार्यकर्ता है। राजधानी के गठबंधन के 8 स्वामी सच्चे नियम निर्माता हैं। जब वे नियम निर्माता बन जाते हैं, तभी उन्हें बड़ा बॉस माना जा सकता है। यार, है ना? हाँ, काल ने इसे नहीं छिपाया, क्योंकि यह जानकारी अर्जुन के लिए कोई रहस्य नहीं थी। आखिरकार उदय वर्मा को इसके बारे में अधिक जानकारी थी। काल ने समझाया, लेकिन अगर आप नियम निर्माता बनना चाहते हैं, तो आपको लीग में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। यह आप पर निर्भर करता है। जब तक आप नए नियमों के राजकुमार बन जाते हैं, तब तक आपके पास भविष्य में नियम निर्माता बनने का एक बड़ा मौका है। मैं भविष्य में विश्वास नहीं करता, अर्जुन ने हाथ हिलाकर कहा। संक्षेप में, 9वें नियम निर्माता, ये सभी मामले मेरे नियंत्रण में हैं और आप में से कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। हर कोई शांति से रहेगा और सद्भाव से पैसा आएगा। पूंजी गठबंधन पूंजी के बारे में है। मेरे हाथ में जो पूंजी है वह इतनी बड़ी है कि आप में से कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। सच कहूं तो मैं युद्ध से नहीं डरता। अगर तुम युद्ध भी करोगे, तब भी मेरे पास तुम्हारे हमले को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं जो भी शब्द कहता हूं वह खोखले शब्द नहीं, बल्कि तथ्य हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है,
अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, आप ये जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं कि अफ्रीका में आपका कोई बेस अभी भी मौजूद है या नहीं। अर्जुन की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव तुरंत बदल गए। आपका क्या मतलब है? क्या ये सीधे युद्ध की ओर जाएगा? काल ने पहली बार पता लगाने के लिए फ़ोन किया और सटीक जानकारी मिलने के बाद उसका चेहरा उदास और डरावना था। उन्हें अफ्रीका स्थित एक अड्डे से ड्रोनों द्वारा उठाया गया। सैकड़ों ड्रोनों ने हवा से हमला किया और पूरा बेस उड़ा दिया। भाई, तुम तो भड़का रहे हो और आग से खेल रहे हो। काल ने अर्जुन को ठंडी आवाज में देखा। उसे अन्य चीजों की परवाह नहीं है, भले ही अर्जुन उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दे, उसे परवाह नहीं है, क्योंकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। काल एक सच्चे उपयोगितावादी हैं। जब तक उन्हें हितों से संबंधित चीजों में रुचि है, उनके लिए, सभी के लिए एक साथ पैसा कमाना सबसे यथार्थवादी है। और अब अर्जुन ने सीधे अपना एक अड्डा सौंप दिया। इससे उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इसे कौन सहन कर सकता है? अर्जुन हंसे और बोले, मैं डरता नहीं हूं, मैंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं। अर्जुन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वह सोफे पर स्थिर बैठा था और उसका दाहिना हाथ गोलू की पीठ को सहला रहा था, मुस्कुराते हुए। लेकिन पालुबो में हर किसी की नज़र में यह मुस्कान शैतान की मुस्कान जैसी है। उदय वर्मा पहले से ही काफ़ी क्रूर था, लेकिन अर्जुन की बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अर्जुन के लिए बंदूक की नली ही शायद एकमात्र कारण है। या तो उसे जमीन पर पटक दो या फिर तकनीकी रूप से उसे हरा दो, वरना अर्जुन हमेशा दूसरों को इसी तरह धमकाता रहेगा। काल ने अर्जुन को ठंडेपन से देखा और कहा, मेहरा ग्रुप का बाड़ी में भी कारोबार है, क्या तुम पूरे मेहरा ग्रुप को इसमें शामिल करने वाले हो? युद्ध पर जाओ, इसका परिणाम हमेशा ही नुकसानदायक होता है। किसी को भी बहुत अधिक लाभ नहीं मिल सकता। हिलने की कोशिश करो। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम युन्नी को छूने का साहस करोगे, मैं तुरंत इस महल को ध्वस्त कर दूंगा। अर्जुन की आवाज़ धीमी थी, लेकिन सभी के दृष्टिकोण से उनके दिलों में धीरे धीरे इस आदमी का डर पैदा हो रहा था। आतंक, बर्फीला, अनुचित। यद्यपि अर्जुन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, फिर भी उनमें से किसी को भी कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हुई। एक क्षण के लिए काल का रंग भी भद्दा हो गया। जब अर्जुन आया तो वह अर्जुन का कुत्ता बनने को तैयार था और वह अब भी एक वफादार कुत्ता था। लेकिन अब जब अर्जुन उनकी नौकरी बर्बाद करने जा रहा है, तो इसे कौन सहन कर सकता है? तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, राजकुमारों को आने दो, तुम मालिक के काम नहीं कर सकते, उन्हें आने दो। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, मुझसे सहयोग करने के लिए कहने का कोई कारण नहीं है। इसके बजाय मैंने कुछ अप्रासंगिक लोगों को भेजा। चून की राजधानी गठबंधन में एक स्पष्ट पदानुक्रम है, इसलिए आइए एक ही स्तर पर बात करें। ये बात कहने के बाद अर्जुन उठकर चले गए। वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका और वह कैथरीन के यहाँ खाना खा चुका था। क्या ये संभव है कि वह पालुबो के यहाँ खाना जारी रखे? अर्जुन के चले जाने के बाद काल ने सुदीप से संपर्क किया। वर्तमान स्थिति ने अर्जुन के रवैये को पूरी तरह से दर्शा दिया और वे अब से केवल ऐसी लड़ाई ही लड़ सकते थे। जल्दी नहीं है। सुदीप की आवाज़ बहुत शांत थी और उसने धीरे से कहा, अब अर्जुन के लिए हमारे पूरे पूंजी गठबंधन से मुकाबला करने की हिम्मत करना असंभव है। वह अब जो कर रहा है वह अपने चाचा पर अपना गुस्सा निकालने के अलावा और कुछ नहीं है। बच्चे का गुस्सैल स्वभाव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अफ्रीका में बेस सबसे छोटा है और वहाँ कोई मछली पकड़ने लायक बात नहीं है। अगर उसे उड़ा दिया गया तो उड़ा दिया जाएगा। सुदीप को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी राय में अर्जुन का व्यवहार एक बच्चे के व्यवहार से अधिक कुछ नहीं था। इसके अलावा एक ही समय में अफ्रीका में सैकड़ों ड्रोन भेजना और उन्हें दूर से नियंत्रित करना, इस प्रकार की तकनीकी ताकत ने सुदीप को अर्जुन पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। एक बार ये तकनीक उनके हाथ में आ जाए तो क्या उन्हें किसी और बात की चिंता करनी होगी? अब क्या? काल ने पूछा। अब जैसे ही सुदीप ने उत्तर दिया, उसे बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। काल ने भी यह सुना और उसके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। कोई सुदीप पर हमला करने गया था। जल्द ही फोन बंद हो गया। काल को भी कोई खबर नहीं मिली है। डेगुओ में एक निश्चित पहाड़ी विला में।
तोप से विला का द्वार सीधे खुल गया और एक विशिष्ट सेना तुरंत अंदर घुस गई। अचानक दा जब वे अंदर घुसे तो उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के तुरंत अपने सामने के दुश्मनों पर गोली चला दी और उन्हें खत्म कर दिया। गोलियां चल रही थीं और ड्रोन हवा में उड़ रहे थे, जो कुछ ऊंचे स्थानों पर स्थित दुश्मनों को मार गिरा रहे थे। जब विला के गार्डों ने देखा कि कुलीन सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, आत्मसमर्पण, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। बूम! पिस्तौल का नलिका उसके सिर पर दबाया गया, ट्रिगर खींचा गया और वह सीधे टूट गया। उदय वर्मा उदासीन दिखे और हल्के से बोले, मैं किसी भी आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं करता, मार डालो। हाँ, समझना। रेडियो से आवाजें आ रही थीं और प्रत्येक कप्तान अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। वे उन्नत हथियारों से लैस हैं और साथ ही ड्रोन के फीडबैक के माध्यम से दुश्मन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। विला में गोलियों की आवाज और चीखें गूंजती रहीं। बाहर का नज़ारा देखकर सुदीप का चेहरा एकदम बदल गया। मृत्यु का देवता उदय वर्मा उसे मारने आया था। बिना किसी हिचकिचाहट के सुदीप ने सीधे दूसरी मंजिल का प्रवेश द्वार खोला और अंदर चला गया। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से निगरानी विरोधी है, लेकिन सुदीप को यकीन नहीं है कि ड्रोन द्वारा इसकी जांच की जाएगी या नहीं, इसलिए वह केवल जल्दी से बाहर भाग सकता है। लानत है! सुदीप बार बार दहाड़ता था। वह और उदय वर्मा लगभग आधे आधे दुश्मन थे। पहले तो उदय वर्मा को कुत्ते की तरह भगा दिया जाता था, लेकिन अब वे सब उसके घर आ गए। लगभग सभी रक्षक असुरक्षित थे और मृत्युदंड के सैनिकों की मार से वे सभी अंततः हड्डियों के ढेर में बदल गए। टकराना! दरवाजे पर बार बार रॉकेटों से हमला किया गया और अंततः वह ढह गया। उदय वर्मा कमरे में गए तो पाया कि वहां कोई नहीं था। खोज! उदय वर्मा के चेहरे पर उदासीनता थी। आज शस्त्र नियम में वह सुदीप को छोड़ नहीं सकता था और आखिरकार इस कुत्ते को पकड़ने का मौका मिल ही गया, तो वह उसे कैसे भागने देता। क्या आप इसे साफ कर सकते हैं? उदय वर्मा ने पूछा। अब कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अन्ना अपनी घड़ी और मोबाइल फोन का उपयोग जांच के लिए कर रही थी और वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि मौत के भाड़े के समूह और आग्नेयास्त्र नियमों के बीच कितनी गहरी नफरत थी। ये ऋण कुछ शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए उदय वर्मा अर्जुन को शस्त्र नियम के पक्ष में नहीं जाने देंगे जब तक कि वह शस्त्र नियम न बन जाए। इसके अलावा उदय वर्मा के लिए अर्जुन को पूंजी गठबंधन में प्रवेश की अनुमति देना असंभव है, क्योंकि अर्जुन इन गहरी और षड्यंत्रकारी पुरानी लोमड़ियों के साथ खेलने के लिए बहुत छोटा है। अब उदय वर्मा व्यक्तिगत रूप से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आए और वे व्यक्तिगत रूप से आग्नेयास्त्र नियम रेखा के निर्माता बन गए हैं। वह नियमों पर नियंत्रण रखता है। भूमिगत! अन्ना ने उस पर एक लाल बिंदु देखा और तुरंत चिल्लाया, मुझे उड़ा दो लोगों से, चाहे जीवन हो या मृत्यु। उदय वर्मा की आंखों में जानलेवा इरादा उभर आया और वह जोर से चिल्लाया,